नमस्कार दोस्तों, आपके सवाल मेरे जवाब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरा पार्ट है आपके सवाल मेरे जवाब के सीरीज में। तो इसमें भी 10 क्वेश्चन उठाए जाएंगे। बीच में लास्ट सैटरडे को थोड़ा गैप हो गया, तो कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस वजह से गैप हो गया था और उम्मीद करता हूँ आगे इस टाइप के गैप नहीं होंगे। तो आज ये तीसरे सेशन में जो आज 10 सवाल उठाए जाएंगे वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोगों से संबंधित हैं और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके माध्यम से आप भेज सकते हैं। तो चलिए पहला सवाल उठाते हैं कि नेशनल सीएसआर एक्सचेंज कैसे एनजीओ को सपोर्ट करता है। इस टाइप की क्वेरी मेरे पास आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर देता हूँ। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीच में कुछ दिन तक ये डाउन रहा, इसके बाद से फिर ये एक्टिव हो गया है। तो इसकी हालांकि इंफॉर्मेशन मैंने दी थी। तो ये सपोर्ट कैसे करता है एनजीओस को, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा पोर्टल है जिस पे कोई चार्जेस नहीं है। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बस इसमें एनरोल करना होता है, रजिस्टर्ड करना होता है, अगर आपके पास CSR 1 है तो। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको आपके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स भी आ जाते हैं और आपके कॉर्पोरेट्स भी आ जाते हैं। तो मतलब एनजीओस की भी लिस्टिंग होती है और जो CSR कंपनीज होती है उनकी भी लिस्टिंग होती है। तो एक ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्टल है कि जहां पे अगर आपने कोई ऐसा प्रपोजल डाला जो किसी कॉर्पोरेट को जिसकी ज़रूरत है या उस एरिया में कोई कॉर्पोरेट काम करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली आपको टच कर सकता है या फिर आपके तक सीधे इन्फॉर्मेशन भेज सकता है कि आप मेरे से कांटेक्ट करिए। वो आप अपने प्रपोजल को इसमें अपलोड करना होता है। तो अपलोड करने के लिए जब आप इसे रजिस्टर्ड करते हैं तो इसमें ऑप्शन आ जाता है कि आपके प्रपोजल को अपलोड करना है। तो उस प्रपोजल को अगर आप अपलोड करते हैं और ये आप का मान लिया ऐसा कुछ चांस बना कि किसी कॉर्पोरेट ने इसको देख लिया, तो आपको डायरेक्टली वो इनवाइट कर सकता है। या फिर किसी कॉर्पोरेट ने कोई ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए निकाला हुआ हो जहां पे आपके लिए सुटेबल हो, तो आपने भी डायरेक्टली उसको अप्रोच कर लिया। तो ये एक ऐसा एक मिडिल टाइप का एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहां पे कॉर्पोरेट और एनजीओस दोनों इसमें की लिस्ट होती है, जहां पे दोनों एक दूसरे को जरूरत पड़ने पे एक दूसरे को इनविटेशन या फिर जरूरत पड़ने पे एक दूसरे को पास प्रपोजल भेजा जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, आप सभी लोगों को इस पे जरूर रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए जो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोई एनजीओ कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती है। अगर जैसे वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो जैसे ये डिप्लोमा या इस टाइप की कोई सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिससे कोई ट्रेनिंग दी जाती है और आपको अगर सर्टिफिकेशन देना है, तो आप सिर्फ इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि उसने आप मतलब किसी ट्रेनी ने आपके यहाँ ट्रेनिंग लिया। आप उसको डिप्लोमा या कुछ इस टाइप का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते जिसके बेस पे ये प्रूफ होता हो कि आपने किसी सर्टेन कोर्स को कंप्लीट किया हो, क्योंकि वो सर्टेन कोर्स को चलाने के लिए आपके पास भी एक अप्रूवल होना चाहिए जो किसी टेक्निकल बोर्ड द्वारा दिया गया हो या टेक्निकल एजेंसीज द्वारा दिया गया हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर इस टाइप का नहीं है, जैसे डोएक्स सोसाइटी या कोई भी ऐसी टेक्निकल सोसाइटी है, अगर इस टाइप की नहीं है तो आप बिल्कुल इंटाइटल नहीं है कि किसी को आप डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे पाए। आप नॉर्मली सिर्फ आप एक ट्रेनिंग का दे सकते हैं कि इतने दिनों की इन्होंने ट्रेनिंग हमारे इंस्टीट्यूट से ली है। इसके अलावा आप किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जाके गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसको पढ़ सकते हैं या किसी टेक्निकल बॉडी से अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो सर्टिफिकेट कोई भी एनजीओ इस तरह से सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती है। वो सिर्फ प्रशिक्षण काल के दौरान अगर कोई प्रशिक्षार्थी है तो उसको बता सकती है कि हाँ भाई, इन्होंने प्रशिक्षण इस ट्रेनी ने मेरे यहाँ ट्रेनिंग ली है। तीसरा सवाल है, सेक्शन 8 कंपनी से क्या फायदा है। बहुत लोग ये पूछते हैं भाई हमने सेक्शन 8 कंपनी बना लिया है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये भी आइडिया नहीं होता कि उनको सेक्शन 8 कंपनी उन्होंने बना रखा हुआ है, लेकिन उससे उनको फायदा क्या होना है। बस किसी कहने पे उन्होंने सेक्शन 8 कंपनी बना ली, उनको उसकी जरूरत है या नहीं जरूरत उनको नहीं आइडिया है।
लेकिन मैं आपको बताऊं सेक्शन 8 कंपनी से आपको फायदे क्या होने हैं। सेक्शन 8 कंपनी एक ऐसी चीज होती है जहां पे देखा जाए तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सेक्शन 8 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से बनती है, एमसीए से बनती है। तो जाहिर सी बात है उसकी सारी डिटेलिंग आपको एमसीए पोर्टल में मिल जाता है, तो बड़ी ट्रांसपेरेंट मानी जाती है, बड़ी रिलायबल मानी जाती है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ऑल ओवर इंडिया पे काम कर सकती है, इसकी कोई ऐसी टेरिटरी डिफाइंड नहीं होती है, वो ऑल ओवर इंडिया पे काम कर सकती है। सेक्शन 8 कंपनी ज्यादातर वो लोग बनाते हैं जैसे जिनको माइक्रो फाइनेंस का काम करना होता है या फिर फंड रेजिंग का काम करना होता है ऑल ओवर इंडिया बेस पे, तो वो ये काम करते हैं सेक्शन 8 कंपनी बना के, ताकि जो लोग डोनर हैं उनका कुछ उनके प्रति विश्वास बना रहे। और सेक्शन 8 कंपनी से जैसे अगर आपको माइक्रो फाइनेंस टाइप की या कोई बैंकिंग सिस्टम को चलाना हो उसको भी आप चला सकते हैं, बस उसमें एक अलग से क्लॉज डालना पड़ता है। तो ये जो भी आपके सीए या सीएस बनवाते हैं उसके माध्यम से इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी काफी बड़ी चीज होती है, सेक्शन 8 कंपनी से आपको ढेर सारे फायदे मिल सकते हैं। बाकी सारी चीजें उसकी अन्य सामान्य है, जैसे सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट से ग्रांट के लिए अप्लाई करती है, बाकी सोसाइटी या फिर यहाँ पे ट्रस्ट भी कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और, बस उनको अदर फायदे में यही है कि वो ऑल ओवर इंडिया बेस पे काम कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया माइक्रो फाइनेंस और फंड रेजिंग जैसे सिस्टम को अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो इजीली कर सकते हैं। चौथा सवाल है कि ट्रस्ट सोसाइटी में बेहतर कौन और कैसे, ट्रस्ट सोसाइटी में बेहतर कौन है और कैसे। देखिए ट्रस्ट सोसाइटी में बेहतर की बात तो मैं बहुत क्लियर इस तरह से नहीं बता सकता हूं, क्योंकि दोनों का अपना अपना अलग इम्पोर्टेंस है। सोसाइटी एक्ट के तहत बनाई जाती है 21/1860, बहुत जगह अलग अलग भी थोड़े बहुत एक्ट में डिफरेंसेस हैं, लेकिन सोसाइटी का एक ऑफिस होता है जहां पे आपको कोई भी अमेंडमेंट कराना हो या फिर किसी प्रकार की कोई फिर बदल करना तो आपको सोसाइटी ऑफिस जाना होता है। बहुत जगह रिन्यूअल का सिस्टम है, तो रिन्यूअल के लिए आपको सोसाइटी ऑफिस जाना होता है। हर 5वें साल कहीं रिन्यूअल हो रहा है, हर तीसरे साल कहीं रिन्यूअल हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी ऑफिस आपकी सोसाइटी को, आपके एनजीओ को बार बार वो मॉनिटरिंग करता है, आपको सारे डिटेल्स वहां पे देने होते हैं। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोसाइटी में आपको पेपर वर्क काफी करने पड़ते हैं और आपको ऑफिस पे आना जाना बराबर पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि सोसाइटी ज्यादातर आपको स्टेट लेवल पे ही बनाई जाती है, नेशनल लेवल बनाने के लिए उनके यहाँ एक अलग प्रोविजन होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। और मिनिमम 7 मेंबर की जरूरत पड़ती है। ट्रस्ट में मिनिमम 2 मेंबर जरूरत पड़ती है। ट्रस्ट आपके चैरिटी कमिश्नर के द्वारा बनाया जाता है। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको एक सेटलर इस ट्रस्ट को बनाता है, साथ में अपने ट्रस्टीज को भी वो डिटेलिंग करता है। ट्रस्ट में टेरिटोरी डिफाइन नहीं होती, इसलिए वो ऑल ओवर इंडिया काम कर सकते हैं। ट्रस्ट को में बदलाव थोड़ा कठिन होते हैं, बदलाव नहीं किया जा सकता, उसके मूल जो ट्रस्ट डीड है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसमें बाद में बस सप्लीमेंट्री अलग से अटैच की जा सकती है। तो ये चीजें होती है। दोनों में अगर बेहतर पूछे, अगर रिलायबिलिटी के स्केल पे पूछा है तो सोसाइटी मोर रिलायबल है, क्योंकि सोसाइटी के लिए आपको बार बार सोसाइटी ऑफिस उसकी रिटर्न फाइल करने या फिर रिन्यूअल करने या फिर बाकी चीजें सारी फॉर्मेलिटी करने के लिए बार बार आपको सोसाइटी ऑफिस जाके उसको चेकिंग करानी पड़ती है। ट्रस्ट में इस टाइप के कोई ऑफिस सेटल्ड नहीं है जहां पे आपको इनको देना होता है। तो ये दोनों में अंतर है। और हालांकि बाकी सारी चीजों में सेम होता है। ट्रस्ट से भी आप गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सीएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन अगर एफसीआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन ग्रांट भी पा सकते हैं। सोसाइटी में भी सेम चीज इसी तरह से होती है, वो भी सारी तरीके से हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करती है। 5वां है क्या एनजीओ इंटरेस्ट ले सकती है, मतलब अगर वो किसी को लोन देती है, जैसे बहुत जगह होता है कि छोटे छोटे ग्रुप में लोग पैसे बांटते हैं, फिर एनजीओ के बेस पे उसमें उसको पैसे को वापस लेते, साथ में इंटरेस्ट भी लेना चाहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंटरेस्ट लेने का काम बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो अगर कोई एनजीओ इस टाइप के सिस्टम को अडॉप्ट करती है तो या तो वो किसी बैंक के माध्यम से इस प्रकार का ट्रांजैक्शन कर रही है या फिर वो किसी माइक्रो फाइनेंस के बेस पे वो चल रही है। अदरवाइज उनके पास इस टाइप से कोई अथॉरिटी नहीं रहती है कि आप किसी को अगर आपने कोई फंड दिया या लोन के तौर पे दिया तो आप उसको बदले में आप उसको आप इंटरेस्ट उससे आप चार्ज कर सकते हैं लीगल तरीके से। 6वां सवाल है कि एनजीओ हैंडीकैप्ड के एरिया में काम करना चाहती है तो कैसे करे। देखिए हैंडीकैप्ड के थोड़ा सा बड़ा
ये स्पेसिफाइड एरिया होता है, बड़ा जनरल एरिया नहीं होता है। अगर आपको आपके एनजीओज को हैंडीकैप्ड के क्षेत्र में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने स्टेट से, अपने डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा वो आपको पर्सन विथ डेफिशिएंसी, मतलब PWD एनजीओज के लिए भी मिलता है। आपका उसका सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है, उसके बाद से आपको नेशनल ट्रस्ट में भी रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट की ढेर सारी स्कीम्स होती हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, जहाँ पे आप जाके हैंडीकैप से रिलेटेड कई एक स्कीम्स का फायदा भी आप ले सकते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे तो एक विकलांग ऑफिस होता है, वहां से भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन PWD आपको काफी सपोर्टिंग होता है। तो अगर आपको इस क्षेत्र में काम करना है तो आप जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास, वहां से PWD का सर्टिफिकेशन कराइए और उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। और इस प्रकार से जो भी आप सेंटर चलाना चाहते हैं हैंडीकैप का, चलाइए। और काफी कुछ सरकार के ग्रांट आते हैं इस पे, जिसका आप फायदा ले सकते हैं। सातवां है MSME रजिस्ट्रेशन से एनजीओ का क्या फायदा। देखिए, ये बहुत लोग MSME, बहुत से एनजीओ से MSME करा रखी। मेरे पास बहुत ढेर सारी ऐसी एनजीओ है जो MSME करा रखे, लेकिन खुद नहीं पाया कि हमने MSME कराया क्यों। उनको आइडिया ही नहीं कि हमने MSME कराया क्यों। देखिए, MSME जाहिर सी बात है एक इसलिए कराया जाता है कि इसके बेस पे आप कोई बिजनेस कर सकें, वहां पे आपको MSME कराना होता है। तो जो भी एनजीओ जैसे कहीं से ऐसा कोई डिमांड आता है कि आप इस चीज की सप्लाई कीजिए, स्टडी मटेरियल सप्लाई कीजिए, ड्रेस मटेरियल सप्लाई कीजिए, या फिर कहीं ऐसा कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन कराना है या कोई ऐसे काम करने हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है, तो यहाँ पे आपसे MSME की भी डिमांड की जा सकती है। तो नॉर्मली एनजीओ को इसको बनवाने से कोई विशेष फायदा नहीं है, लेकिन जो एनजीओ इस क्षेत्र में काम करना चाहती है, जैसे बिजनेस सेक्टर के क्षेत्र में काम करना चाहती है, सर्विस सेक्टर में काम करना चाहती है, तो वहां पे आपको MSME करा लेना चाहिए। और MSME अगर आप कराते हैं तो आपको लोन भी आराम से मिल सकता है। और सरकार की जो स्कीम्स होती बहुत सी, जिसमें MSME वालों को लोन देते हैं। एनजीओ अगर बेस है तो और भी उनको सब्सिडाइज्ड लोन मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको कोई इसके बेस पे बिजनेस चलाना है। तो MSME उनके लिए होती है। फिर आठवां है कि क्या एनजीओ के लिए GST जरूरी है। देखिए, फिर ये सवाल होता है, कई जगह प्रोजेक्ट में भी मांगा जाता है ये GST अगर आपके पास है तो दे। तो GST देखिए, अगर आपकी एनजीओ कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या जैसे हमने अभी पीछे वाले पॉइंट बताया कि आपकी एनजीओ कोई बिजनेस कर रही है या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड मतलब जैसे कोई चैरिटी कर रही है या फिर कुछ इस टाइप का काम कर रही है कि जहां पे उनका सर्विस का अगेंस्ट वो पेमेंट ले रहे हैं। अगर सर्विस का अगेंस्ट पेमेंट ले रहे हैं तो फिर वहां पे उनको GST एप्लीकेबल है। और अगर कुछ इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं जहां पे वो ट्रांजेक्शन चल रहा है और कोई प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे भी इनको GST लेना पड़ेगा। तो GST के सिस्टम के अकॉर्डिंगली गुड्स और सर्विस टैक्स इसको कहते हैं। तो अगर आप कोई गुड्स या सर्विस से रिलेटेड काम कर रही है आपकी एनजीओ, तो आपको GST की जरूरत पड़ेगी। इवन अगर आप कोई चैरिटी शो भी करते हैं, अगर आपकी एनजीओ चैरिटी शो कर रही है और आप वो टिकट दे रही है लोगों को, टिकट के बदले में पेमेंट ले रही है या पैसे ले रही है, चार्ज कर रही है, तो वहां पे भी उनको GST देना पड़ेगा। तो इस टाइप के बहुत से वर्क है जहां पे एनजीओ के लिए GST एप्लीकेबल है। तो जिनको जो इस दायरे में आते हैं तो उनको GST करा लेना चाहिए। क्या एनजीओ को चलाने की कोई ट्रेनिंग होती है। देखिए, एनजीओ की चलाने की एज सच मेरी नॉलेज में तो कोई इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती है। मतलब कोई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से तो ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, बहुत जगह वो आप MSW होता है जिसके तहत एनजीओ कैसे चलाए जाए इसके बारे में बताया जाता है। अदरवाइज आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ढेर सारे जो कंसल्टेंट्स भी हैं वो भी आपको ऑनलाइन बताते हैं कि या ये वेबिनार है या ये है, वो वहाँ पे बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आप उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा बताते हैं और अपनी जानकारी के हिसाब से वो भी अच्छा बताते हैं। आप अगर उनसे जुड़े तो आप लोगों को भी काफ़ी फायदा होगा। तो इस टाइप से कोई अगर चल रहा तो वहाँ से भी जाके आप ऑनलाइन कोई ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि एनजीओ चलाने के लिए आपके पास कुछ टेक्निकल नॉलेज तो जरूर होना चाहिए, नहीं अदरवाइज आप बहुत मिसगाइडेड होते हैं और कई बार एफर्ट करते हैं, एनजीओ सक्सेस नहीं होती, एट लास्ट फिर एनजीओ को आप बंद करके रख देते हैं। तो ये नहीं करिए। इससे बढ़िया है कि आप कहीं से ट्रेनिंग ले लीजिए एनजीओ कैसे चलाए जाए, और आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं। फिर एक 10वां सवाल है कि 1 वर्ष पुरानी एनजीओ को कोई गवर्नमेंट ग्रांट कैसे मिल सकता है।
देखिए, 1 वर्ष पुरानी एनजीओ को अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिलना होगा तो वहां पे भी उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर लिखा रहेगा कि नई ऑर्गेनाइजेशन इस पे अप्लाई कर सकती है। अदरवाइज 1 वर्ष पुरानी संस्था को कहीं से भी कोई गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं मिल सकती। हाँ, वो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं जहाँ पे एनजीओ के लिए इन्विटेशन होती है उसमें वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप गवर्नमेंट से जुड़ के काम कर सकते हैं। लेकिन ग्रांट अलग चीज होती है और टेंडर के माध्यम से जो भी आपको वर्क ऑर्डर मिलता है आपको वो फॉलो करना होता है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ग्रांट के लिए अगर कहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 1 साल पुरानी संस्था को बोला जाए वहां आपकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। अदरवाइज गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह में अगर आपने थोड़ा थोड़ा काम किया तो गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह में आप अप्लाई करके छोटे छोटे जो भी कॉन्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं जो एनजीओ को स्पेशली दिया जाता है उसको आप ले सकते हैं और उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपके एनजीओ में कुछ फंड भी आ जाएंगे। उम्मीद है ये 10 सवालों से आप लोग काफी संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट आप लोगों को मेरे से कोई अगर शिकायत हो या फिर इस चैनल से कोई शिकायत ऐसी है कि आपको आपके सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहे हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डालिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी शिकायत है या कुछ भी ऐसा है जो आप अलग से जानना चाहते हैं तो उसका पूरा कर सके। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।